नमस्कार। और सुनाइए, क्या हाल है आपके? और घर पर रह करके आप पढ़ाई अपनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपको जो काम दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसे घर पर रह करके आप याद कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। हमने देखिए आपकी क्लास 12 12वीं क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री के मैंने आपको पहले पार्ट से लेकर के 4 चैप्टर करा दिए हैं और चारों पार्टों के वीडियो पार्ट बना करके, भाग बना करके आपके पास मैं भेज चुका हूं। आपने चारों पार्ट वीडियो के माध्यम से सुने होंगे, समझे होंगे और जो प्रश्नों के उत्तर हमने इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है वो हमने तुम्हें बताए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे और याद करने के बाद घर पर आपने वो लिख कर भी देखे होंगे। आपको याद करने के बाद प्रश्नों के उत्तर रफ कॉपी पर लिखने भी चाहिए ताकि आपके जो याददाश्त है, जो प्रश्नों के उत्तर है, वो लंबे समय तक याद रहे। एक बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी उत्तर या क्वेश्चन का आंसर आपको रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं लगानी है। आपको प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको समझ करके याद करने हैं। प्रश्न को भी समझना है, जब तक प्रश्न आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आंसर भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पा कल्चर या हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि पहले पाठ का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए आज हम पहले, हालांकि मैंने 3-4 पार्ट यानी कि भाग बना करके आपके पास भेज चुका हूं। आज मैं वीडियो के माध्यम से पहले पार्ट का आपको रिवीजन करा रहा हूं एक तरीका से। तो रिवीजन में हम मोटे तौर पर देखेंगे, जैसे पहले पार्ट का नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा प्यारे बच्चों, ये हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अन्य दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हुई थी सभ्यता की तो सिंधु नदी के आसपास का खुदाई हुई थी। तो उस खुदाई के दौरान सबसे पहला जो नगर मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। इसका अन्य नाम, दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खुदाई सिंधु नदी के आसपास कर हुई थी, या कह लीजिए सिंधु नदी में खुदाई की वजह से हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं। तो सबसे पहला नगर मिला था हड़प्पा। और हड़प्पा है कहां पर, ये ध्यान रखना, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। विशेषकर ये जो पाठ है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी। इसलिए बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, उनके दिमाग में जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहती है सिंधु अटैक कर जाता है, इसलिए वो इसका आंसर दे करके आते हैं, लिख कर आते हैं कौन सा, सिंधु नदी के तट पर। लेकिन ये गलत है, ये ध्यान रखना। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा जो नगर मिला था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और आगे मैं अभी आपको पूरी तरह से रिवीजन करा रहा हूं इस पाठ का। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, या हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न बनेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इतिहासकारों ने जब मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी पुरातत्वविदों ने, तो इस नगर की 7 परतें मिली हैं, 7 मिट्टी की 7 परतें मिली हैं। जैसे कहीं काली मिट्टी मिल गई, कहीं कंकड़ मिल गए, कहीं रेतीली मिट्टी मिल गई और कहीं भूरे टाइप की मिट्टी मिल गई, तो कहीं लाल मिट्टी मिल गई।
तो इस तरह से मिट्टी की 7 परतें मिली हैं। उन परतों को देख करके इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया है कि ये जो नगर है मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम किसने किया था मोहनजोदड़ो के अंदर? राखलदास बनर्जी ने। एक आपके अंदर ये प्रश्न बनेगा कि भाई जो हड़प्पा है, हड़प्पा है कहां पर? देखिए हड़प्पा, आजकल दोनों हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, और हड़प्पा के अंदर हड़प्पा जो है वो आपका इसलिए ज्यादातर प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर देखिए जब खुदाई हुई थी तो खुदाई के दौरान कई प्रकार के हमें मकानों के अंदर बच्चों के खिलौने मिले हैं और खेती से संबंधित यंत्र मिले हैं और चूल्हे मिले हैं, बर्तन भांडे मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि यहाँ कोई सभ्यता फली फूली थी, क्योंकि पहला नगर था हड़प्पा, तो वहाँ मकान दबे हुए मिले हैं। तो उसके बाद मोहनजोदड़ो नगर मिला था। मोहनजोदड़ो में भी कई मकान मिले हैं और उनमें हमें अनेक प्रकार के घरेलू संबंधित सामान मिला है, और इस सामान को देख करके हमने अनुमान लगाया है कि भाई ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, विश्व की प्राचीन सभ्यता है। तो इतनी बड़ी सभ्यता आज देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि वह जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है? ये शहरी सभ्यता है, नागरिक सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है ये। क्योंकि ये शहरी सभ्यता इसलिए है क्योंकि इसके जो नगर मिले हैं या नगरों के अंदर जो मकान मिले हैं वो बिल्कुल शहरों की तरह बने हुए थे। भाई हर मकान के अंदर रसोई, बाथरूम और सड़कें चौड़ी चौड़ी, गलियां, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे सिंधु घाटी के लोग। पक्की नालियां मिली हैं। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी, क्योंकि लोग शहरों की तरह रहते थे। इसके बाद आप आ जाइए, नालियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। देखिए सिंधु घाटी के जो घरों के बाहर जो नालियां होती थी, जब उसकी खुदाई हुई थी इस नगर की, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की या सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो घरों के बाहर जो नालियां मिली हैं वो पक्की ईंटों की, यानी कि पक्की नालियां मिली हैं। और जब उनको सिंधु घाटी के लोग पत्थरों से ढक करके रखते थे, और जब जरूरत पड़ती थी, जब नालियों की सफाई की जरूरत पड़ती थी, तो पत्थरों को हटा करके सिंधु घाटी के लोग सफाई इत्यादि कर लिया करते थे। और जब खुदाई हुई थी तो वो नालियां नीचे से भी पक्की थी, अटी हुई, मतलब मिट्टी से जो दबी हुई मिली है, अटी हुई मिली है। और इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने उनकी खुदाई करवाई, सफाई करवाई। तो इस बात को देख करके, मतलब उनकी नालियों की सुंदर व्यवस्था को देख करके यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, और ये नागरिक सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसके बाद जो आर्य सभ्यता आती है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नागरिक सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग लोहा से अपरिचित थे। एक प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, लोहे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहां से लाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा राजस्थान खेतड़ी से लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहां से लाते थे? गोल्ड। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना दक्षिण भारत से लाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग करना नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तीर कमान चलाना नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग
मात्र देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल की पूजा करते थे। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे जो ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। एक ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो मोहनजोदड़ो, देखिए एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन आ जाता है इंपोर्टेंट में, बार बार आता है बोर्ड के एग्जाम में कि हड़प्पा या सिंधु घाटी के सभ्यता के अंदर एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो से मिली है। वो नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। एक आपके अंदर ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ? हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखिए इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार इस सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था। इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कई कारण बताए हैं। देखिए सबसे पहला कारण बताया है उन्होंने बाढ़। देखिए सिंधु नदी थी और सिंधु नदी के आसपास सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। सिंधु नदी कभी पानी से लबालब भरी रहती थी तो सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी और बाढ़ की वजह से जो सिंधु घाटी के लोग थे वो बह गए, मकान गिर गए, दब गए। तो इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु नदी में बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा कारण इतिहासकारों ने बताया है भूकंप। भूकंप की वजह से भी देखिए एक बार गुजरात में आया था 2000 में, वहाँ भूकंपों की वजह से देखिए हलचल होती है पृथ्वी के अंदर और हलचल की वजह से मकान गिर जाते हैं, दब जाते हैं। तो इतिहासकारों ने बताया था कि कोई भूकंप आया होगा जिसकी वजह से लोग मकानों के अंदर दब गए या दबने की वजह से मर गए। तो इस तरह से भूकंप की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तीसरा कारण बताया है आर्य जाति के लोगों का आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में एक कारण ये भी है कि आर्य जाति के लोगों ने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण करके उनको तहस नहस कर दिया या उनको खत्म कर दिया या उनको मार करके पीट करके भगा दिया। क्योंकि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शांति प्रिय थे और आर्य जाति के जो लोग थे वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो इस तरह से आर्य जाति के लोगों ने या कह लीजिए विदेशी आक्रमणकारियों ने सिंधु घाटी के लोगों पर आक्रमण करके उनको वहां से भगा दिया या उनकी जो वहां के जो मूल निवास स्थान था उन पर उनका अधिकार हो गया आर्य जाति के लोगों का। चौथा कारण जो बताया है वो है अकाल तथा प्लेग। भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण इतिहासकारों ने बताया है कि भाई सूखा भी है, जैसे कि भाई सूखा पड़ी होगी, बारिश नहीं हुई होगी कई साल तक, तो बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ी और अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से प्लेग जैसी महामारी बीमारी फैली। तो उस प्लेग जैसी बीमारी की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हुआ, नाश हुआ। और एक है जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में देखिए गर्मी पड़ती चली गई या सर्दी पड़ती चली गई, फसल नहीं हुई, तो जलवायु में परिवर्तन हो गया। जलवायु में परिवर्तन की वजह से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता रहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ये आपको हर हाल में याद करना है आंसर। एक प्यारे बच्चों आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना गुजारा कैसे करते थे? देखिए उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो तो एग्रीकल्चर था, कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करके खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा कृषि के अलावा वो पशु पालते थे। पशुओं में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता वगैरह ये लोग अपना पालते थे, जानवर पालते थे और भेड़ रखते थे। इसलिए वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। एक प्रश्न इसमें आ जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे। घोड़ा का उन्होंने प्रयोग करना नहीं सीखा था। घोड़ा एक ऐसा जानवर है
जैसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। तो आगे तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। एक है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से वो समझते थे, पढ़ते थे। लेकिन एक बात, ये खास बात थी सिंधु घाटी के लोगों की लिपि की कि आज तक सिंधु घाटी की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। अगर सिंधु घाटी की लिपि को इतिहासकार पढ़ लें, पुरातत्वविद पढ़ लें, तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसमें आजकल की तरह स्वर और व्यंजन नहीं थे, लेकिन ये पक्का है कि इसमें जो सिंधु घाटी के जो लोगों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और उसकी जो संख्या थी वो 375 से लेकर के 400 तक थी। तो ये चित्रात्मक, एक बात ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी के लोगों की जो लिपि थी वो इधर ये हमारा जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी के लोगों की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ऐसा इतिहासकारों ने माना है कि भाई यदि इस लिपि को पढ़ लिया जाए तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, आपको हर हाल में याद करना है, वो है कि भाई सिंधु घाटी के लोग जो थे वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। जो रॉ मटेरियल है, एक तो पहले लिस्ट बनानी है। प्रश्न कैसे आएगा कि सिंधु घाटी के लोगों के कच्चे माल की सूची बनाइए, या जैसे कि मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, तो इस तरह भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कच्चे माल की सूची बनाइए और वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, कैसे प्राप्त करते थे, उसका तरीका क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की देखिए, जैसे कार्निलियन, ये रॉ मटेरियल है, इसे लोग घरों में इस्तेमाल करते थे और मूर्तियां बनाने के काम में भी ये कार्निलियन अफगानिस्तान से लाते थे सिंधु घाटी के लोग, और ये बहुत ही कीमती पत्थर है। और ये जो पत्थर है ये सिंधु घाटी के जो आपके वो हैं जो कब्रिस्तान है वहां में मिला है। उन कब्रिस्तानों में जो कब्रें हैं वहां भी कब्रों में ये जो कार्नियल पत्थर है वो लगा हुआ था। देखिए हम फिलहाल कच्चे माल की सूची बना रहे हैं, जैसे कि भाई मिट्टी है, मिट्टी भी तो कच्चा माल है, लकड़ी है, ये भी कच्चा माल है। भाई लकड़ी, जैसे हम कोई फर्नीचर बनाएंगे या चारपाई बनाएंगे, लकड़ी का कोई भी सामान हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें लकड़ी चाहिए, लकड़ी कच्चा माल है। मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु घाटी के लोग, तो मिट्टी भी तो एक कच्चा माल है। तो इसलिए तो सूची बनानी है। जैसे हम कोई, जैसे सुनार होते थे, ज्वेलर्स होते थे, उन्हें सोने चांदी की कोई चीज बनानी है, कोई आभूषण बनाना है, कोई ऑर्नामेंट्स बनाना है, तो उसके लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए, भाई सोना चाहिए या चांदी चाहिए। तो ये सोना चांदी भी ये आपका कच्चे माल की सूची में आ जाएगा। तो इस तरह से वो सूची बनानी है। और ज्यादातर ये कहाँ से लाते थे सिंधु घाटी के लोग, जैसे भाई राजस्थान से तांबा लाते थे और दक्षिण भारत से सोना लाते थे, और जो कीमती पत्थर वो अफगानिस्तान से लाते थे। एक सोरतुगई एक स्थान है अफगानिस्तान में, वहां से वो सिंधु घाटी के लोग बहुत कीमती पत्थर लाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो भारी सामान होता था, इसलिए सिंधु घाटी के लोग ज्यादातर वहीं सोरतुगई अफगानिस्तान में जाकर के बस जाते थे। और ज्यादातर जो शासक होते थे सिंधु घाटी के लोगों के अंदर, वो शासक कच्चा माल लाने का प्रयास करते थे। वो एक प्रकार से दल भेजते थे और दल भेज करके वहां से जहाँ से ये कच्चा माल आता था शासकों द्वारा आता था। शासक एक प्रकार से अभियान भेजते थे, अभियानों से वो लोग सिंधु घाटी लोग कच्चा माल प्राप्त करते थे। तो ये प्रश्न आपको याद करना है। एक आपको याद करना है कि भाई सिंधु घाटी में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए जो इतिहासकार हैं, राजनीति के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को जानकारी थी या नहीं थी, इस बारे में भी मतभेद है।
लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंधु घाटी के लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी थी, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता, इतने सुंदर घर, इतनी सुंदर चौड़ी सड़कें, इतने सुंदर सड़कों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, तो इतनी सुंदर व्यवस्था को देखिए मोहनजोदड़ो के अंदर एक विशाल स्नानागार मिला है। और इस विशाल स्नानागार देखिए ये भी पक्का था, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी, इसके चारों तरफ कोठे, छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी, एक कुआं मिला है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था को कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो सिंधु घाटी के लोग अपना एक मुखिया या अपना एक शासक जरूर चुनते होंगे जिसने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी। तो जो शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य कौन कौन से हैं? संभावित कार्य यही है कि भाई जैसे सड़कों की व्यवस्था करना और सड़कों के दोनों ओर एक ही लाइन में घर बनवाना, नालियों की व्यवस्था करना, सफाई का प्रबंध करवाना, सार्वजनिक स्नान बनवाना। एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर हमें दुर्ग मिले हैं और अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मोहनजोदड़ो के अंदर अन्नागार होते हैं जैसे आजकल के अन्न के जो भंडार होते हैं, जो गोदाम होते हैं जिनमें अनाज रखा जाता है। विपरीत परिस्थिति में यदि संकट आ जाए और यदि किसी साल बारिश ना हो या अनाज पैदा ना हो तो जो गोदाम होते थे उन गोदामों से अनाज प्राप्त करके उस समय गुजारा किया जा सके। तो ये अन्न के भंडार मिले। तो ये संभावित कार्य हैं जो शासकों द्वारा उस समय किए जाते थे। तो ये प्यारे बच्चों आज हमने पहले पार्ट का देखिए रिवीजन करवाया है। हम पहले भी 4 पार्ट आपको 4 वीडियो भेज चुका हूं। आज मैंने ये हड़प्पा सभ्यता का मैंने वीडियो के माध्यम से रिवीजन के तौर पर आपके पास ये वीडियो भेज रहा हूं। आप रिवीजन करें, याद करें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। कल हम इसी पार्ट का रिवीजन लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।